कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी ने मुनज़्ज़म अंदाज में हर इदारे पर हमला किया। प्रियंका ने नसीहत की कि लोगों को बेवकूफ समझने का तर्ज अमल मोदी तर्क करे। उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा, ये सब जानते हैं क्या हो रहा है, पब्लिक सब जानती है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कहा, हर जगह नस्ल को बढ़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी कोई नस्ल नहीं है। हर प्रोफेशन में लोग अपने सिलसिले को बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी को वंश बढ़ाना नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई वंश रहा नहीं। जिसका कोई वंश ही ना हो वो कैसे ये बात कह सकता है। और हर प्रोफेशन में है, कोई ऐसा प्रोफेशन बताइए जिसमें अपने वंश को लोग नहीं बढ़ाते हों, आगे नहीं लाते हों। तो राजनीति में भी आते हैं और जगह भी आते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि वो कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मोदी जी को चूँकि आगे अपना वंश बढ़ाना नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है, फैमिली पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया है कांग्रेस पे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से जो है मुल्क को काफी नुकसान हुआ है। इतने सालों में मुल्क ने काफी नुकसान सहा है। काफी सारे इदारे इस सियासत की वजह से, कांग्रेस की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से मुतासिर हुई है। यहां तक कि प्रेस भी काफी ज्यादा मुतासिर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें अपने ब्लॉग में लिखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है फैमिली पॉलिटिक्स के जरिए किस तरह से मुल्क को पीछे रखा, तरक्की से दूर रखा। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीता और अनिल जुड़ चुके हैं। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में अटैक किया है कांग्रेस पर और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है फैमिली पॉलिटिक्स करती आ रही है और उस वजह से मुल्क जो है काफी पीछे रहा है। जबकि कांग्रेस का जो जवाब है, प्रियंका गांधी का देखा जाए, कपिल सिब्बल का देखा जाए, वो कह रहे हैं कि इनकी पॉलिटिक्स की वजह से हर इदारा मुल्क में जो है पीछे हो रहा है। इनकी वजह से जो है हर इदारा मुल्क में उसको असर पड़ रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, पीएम मोदी के ब्लॉग में साफ तौर पर कांग्रेस पर अटैक किया गया है और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये कहा है कि किस तरह से कांग्रेस ने पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद को बढ़ावा दिया है। हालांकि उसके बचाव में जो तमाम जो दूसरे नेताओं का जो तर्क है उससे थोड़ा विवादास्पद तर्क तारिक अनवर का है। तारिक अनवर ने ये कहा है किस तरह से कि वंशवाद की बात वो ना करे जिनका वंश नहीं आगे बढ़ाया, तो एक विवादास्पद बयान है। हालांकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अपने बयान से पलटते नजर आए तारिक अनवर और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांके, पहले अपने पार्टी में झांके कि किस तरह से वहां परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये गिनवाया है कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके पुत्र या पुत्री को बनाया जा रहा है, तो वो भी एक वंशवाद है। तो आज अपनी पार्टी पर पहले ख्याल करें, अपनी पार्टी पर पहले ध्यान दें कि आखिर बीजेपी क्या कर रही है राजनीति में, फिर दूसरी पार्टी पर उंगली उठाएं। तो अपने बयान के बचाव में अब तारिक अनवर ये तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही दूसरे नेता का जो कहना है, खासकर जैसे प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है वो अपने आप में ये था कि किस तरह से पीएम मोदी पूरे देश में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और आम जनता बेवकूफ नहीं है कि वो इन चीजों को नहीं समझती है। जी बिल्कुल रंजीता। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने जो ब्लॉग किया है उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है फैमिली पॉलिटिक्स करती आ रही है और उस वजह से मुल्क को जो है काफी नुकसान पहुंचा है। पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो इल्जाम पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए हैं वही इल्जाम वापस बीजेपी पर अरुणाचल प्रदेश में लग रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अब जो लोकसभा के चुनाव शुरू होने में महज 21-22 दिन रह गए हैं, तो अब ये जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई अगर कहा जाए इसे, तो सिर्फ इसे रैली या प्रिंट या फिर भाषणों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लड़ाई देखने को मिल रही है। जिस तरह उसी की आज कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्लॉग में लिखकर ये जनता को एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है कि किस तरह से जब 1947 के बाद कांग्रेस की सरकारें बनी
और किस तरह से उन्होंने अपने परिवारवाद और वंशवाद को रक्षा करने के लिए बार बार संवैधानिक अधिकारों का उन्होंने उल्लंघन किया, हनन किया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब 2014 का चुनाव आया, उन्होंने बताया कि यह एक ऐतिहासिक समय था जब जो जनता थी वो चाहती थी कि एक भ्रष्टाचार जिस तरह से देश में व्याप्त था, जिस तरह से चहेतों को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही थी, इस तरह से तमाम ऐसे आरोप थे और अवरोध की जो एक राजनीति की जा रही थी, विकास जहां पे शिथिल हो गया था, उसको कहीं ना कहीं गति देने की लेकर के जनता ने एक बहुमत के साथ वोट दिया था। साथ ही साथ अगर उनके देखा जाए, उनके जो ब्लॉग है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव, जो 16वीं लोकसभा का चुनाव था, उसमें करीब 85% ऐसा जो है उसका सक्सेस था, प्रोडक्टिविटी रही, और वहीं पर 68% 2014 से 2019 के बीच जो प्रोडक्टिविटी रही राज्यसभा का, वो भी 68% रहा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि लोकसभा में ये 85% हो जाता है और राज्यसभा में 68% हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा कि मोदी सरकार का बहुमत था और राज्यसभा में बहुमत नहीं था। और इसी कड़ी में उन्होंने विभिन्न संस्थाओं की बात कही, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार लगातार जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमजोर किया जा रहा है, संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वो बार बार तर्क देते हैं, न्यायपालिका की तर्क देते हैं, सीएजी की तर्क देते हैं या सीबीआई की तर्क देते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने यह लिखा है कि किस तरह से 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जल्दबाजी में भाषण दिया था और किस तरह से वो स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने अपनी वंशवाद की रक्षा करने की कोशिश की थी। और यही बात उन्होंने प्रेस की अभिव्यक्ति की भी बात कही, यही बात उन्होंने जो सीएजी के ऊपर भी बात कही, और कि किस तरह से यूपीए सरकार ने सीएजी पर आरोप लगाए थे जब 2G स्कैम और कोल स्कैम के मामले उजागर हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो उजागर हुए थे। इस तरह से हमने देखा था। और साथ में साथ उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा था, लिखा है ब्लॉग में, कि एक व्यक्ति आते हैं और कैबिनेट के नोट को फाड़ देते हैं जबकि वो कैबिनेट के मेंबर भी नहीं है। तो इस तरह से बात कही है। और उन्होंने लास्ट में एक बात कही है कि जनता जब वोट देने जाए तो इन तमाम बातों को अपने मन में रखे, अपने सहेज कर जाए और देश के विकास के लिए वोट दे। जी बिल्कुल अनिल। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी लगातार ये फैमिली पॉलिटिक्स का इल्जाम कांग्रेस पर लगाती आ रही है काफी अरसे से, बल्कि शुरुआत से ही इस तरह से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब जबकि चुनाव नजदीक आ गया है तो इल्जामात की बौछार भी ज्यादा हो गई है, लेकिन जो कांग्रेस भी है, चाहे ओपोजिशन है, बीजेपी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भी परिवार की सियासत कर रहे हैं, संघ परिवार को आगे बढ़ाने वाली सियासत तो बीजेपी भी कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस को या फिर जो दूसरे विपक्षी पार्टियां हैं उनको इसके बयान पीएम के ब्लॉक के तहत या उनके काउंटर के लिए कुछ इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस भी समय की राजनीति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पर लगातार ये इल्जाम हमेशा लगता रहा है, ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा वंशवाद को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी का ब्लॉक को हम सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित न रखें, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन से लगातार प्रियंका गांधी यूपी का दौरा कर रही हैं, आज वो पीएम के संसदीय क्षेत्र में है, वाराणसी में वो अलग अलग कार्यक्रमों को संबोधित कर रही है। अभी कुछ देर पहले जब मीडिया से बात की उन्होंने, तो पीएम के ही ब्लॉग पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी पीएम मोदी ने अपने नोटिस में लिया है और बीजेपी ने अपने नोटिस में लिया है कि प्रियंका गांधी का आना और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आक्रामक तरीके से वो अपना प्रचार कर रही है, या कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को धरातल पर मजबूत करने की कोशिश यूपी में कर रही है। तो ऐसे में जो सवाल है वो सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहता है, कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को भी राजनीति में लाकर किया है। तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगातार लगता रहा है, लेकिन इसका काउंटर कांग्रेस पार्टी के पास क्या है? क्योंकि कांग्रेस इसकी दलील ये देती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ने भी कई जगह मंचों से ये बात कही है कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। भले ही पीएम मोदी हो, लेकिन जो पूरा जो खेल है या पूरा जो सरकार चलाने का काम है वो आरएसएस की तरफ से किया जाता है। आरएसएस प्रमुख की जो बयानबाजी होती है, हमेशा आरएसएस ये कहती है कि वो एक राजनीतिक संस्था नहीं है या फिर राजनीति में बिल्कुल रंजीता,
अनिल, आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे कि ये जो अपने ब्लॉग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने अपनी फैमिली पॉलिटिक्स खेलते हुए कई सारे इदारों पर उसका नुकसान हुआ है और काफी असर मीडिया पर भी पड़ा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें यह बताया गया है कि इन सालों में जो इंडिया में मीडिया है उस पर काफी कर्ब्स लगे हुए हैं, मीडिया फ्री नहीं है। तो एक तरफ जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वापस जो वो इल्जाम है उन पर भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जब प्रेस की अभिव्यक्ति की बात आती है तो अगर कहीं इसका उल्लंघन होता है तो जो उस समय की जो तत्कालीन सरकार होती है सीधा आरोप उस पर लगता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो या फिर भाजपा की सरकार। अगर देखा जाए कि उल्लंघन की बात जहां तक आती है तो सबसे पहले जब मीडिया के प्रेस अभिव्यक्ति की जो बात आती है, सबसे पहले जब क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं आपातकाल के दौरान। उस समय से लेकर अभी तक की जो की बात होती है, कई होती है जो सुरक्षा के नाम पर प्रेस के व्यक्ति का मुंह बंद करती है। कमी की वजह से आपको यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। रंजिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।